अब मिल गया, पीएम के नॉन बायोलॉजिकल होने का सबूत मिल गया. In a series of interviews Amit Shah gave this week across channels like Aaj Tak, CNN News 18, NDTV, we found what makes our Prime Minister truly अवतार पुरुष. देश की इतनी बड़ी पुरानी मतलब 80 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा. फिल्म सा डाउन मार्केट बायोलॉजिकल लोग जो अपनी ऑफिस की मीटिंग से उठकर फ्रेश होने जाता है, देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है तुम लोग. And you're hurting our democratic legacy. Learn something from the Prime Minister. वैसे यार वायरल तो इस रील को होना चाहिए था, लेकिन कुछ और ही वायरल हो गया इस हफ्ते. इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है. इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए. आहा, न्यूज चैनल्स की स्पेशल नवरात्रि थाली. स्टार्टर में थोड़ा कौन क्या खा रहा है उस पर डिबेट करते हैं. दिल्ली में मीट की बिक्री पर रोक की मांग एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है. बीजेपी की दलील है नवरात्रि हिंदुओं का पवित्र त्योहार है, ऐसे में मंदिरों के आसपास नॉनवेज की दुकानें खुली होंगी तो इससे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी. मेन पोस्ट में जरा आई लव मोहम्मद की कंट्रोवर्सी छेड़ देते हैं. आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर जुलूस निकाला गया. बिना मंजूरी के निकाले जा रहे जुलूस को पुलिस ने रोका है. प्रदर्शनकारी भड़क गए, सरतन से जुदा किनारे लगाने लगे. और मीठे में क्या है? गरबा जिहाद. लव जिहाद से बचने के लिए आगाह किया गया है. पोस्टर्स इस तरह के लगाए गए हैं. लव जिहाद, विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद, गरबा पंडालों में इससे सावधान रहिए. वो लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद, कुछ लोग गरबा जिहाद भी का भी शब्द का इस्तेमाल ये हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं वहां पर. लव जिहाद इस तरह से. Usually, festive seasons should be synonymous with joy, happiness, sharing, a time to be thankful, eat, pray, be with your loved ones. But increasingly, every festive occasion in India has become a means to spread hate on TV news. ब्रेकिंग न्यूज, शाहीन बाग वाला हाल. मीट बैन पर मुसलमानों की खुली धमकी. नवरात्रि पर नॉनवेज वार, हिंदू आस्था के साथ खेल, आस्था से खिलवाड़, बंद रहेंगे मीट शॉप्स. आस्था का सवाल, नॉनवेज पर बवाल. So the district authorities banned the sale of meat, eggs and fish in Madhya Pradesh's Maihar and Umaria for Navratri. बस फिर न्यूज वालों का क्या था, उनको मिल गया नवरात्रि का फलाहार. मीट बैन होना चाहिए या नहीं? This is what 21st century India is discussing. Forget the protests in Ladakh, several people injured, at least 4 people dead, a region on the boil demanding statehood. ये सब छोड़ो यार, डिस्कस करते हैं कि मुसलमान गद्दार है या नहीं. इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है. Now ideally, Chitra should have stopped this man from saying this. इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए. ये देश हिंदुओं का है जिसमें मुसलमान रहते हैं, उनको नागरिक अधिकार बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो कल्चरल स्पेस है इस देश का, इस कल्चरल स्पेस पे में उनको बराबर का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए. मुसलमानों को एक देश मिल चुका है. बट प्रोड्यूसर्स ने सोचा अच्छा मौका है, चलो लड़ाई कराते हैं, रागी वर्सेस वारिस कराते हैं. इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है. इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए. क्या गद्दारी की? देश को आजादी दिलाई है मुसलमानों ने. इसमें वर्सेस वाली क्या बात है यार? मतलब एक इंसान बोल रहा है कि मुसलमानों को कोई हक नहीं होना चाहिए इंडिया में, सारा हक छीन लो उनसे. टोटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टांस, गोज अगेंस्ट आवर संविधान. और टीवी न्यूज वाले इस बकवास सी लाइन पे भी वर्सेस करा रहे हैं. एंकर का काम होता है पैनलिस्ट को रेन इन करना, फैक्ट्स क्लियर करना, बकवास बंद कराना. Here, instead of pushing back, the anchor simply pitted one guest against another. Islamophobia masquerading as a debate. एक लाइन बस बोल दो बीच में. सारे मुसलमानों को कैसे आप एक ही रंग में रंग सकते हैं? बस चित्रा की ड्यूटी यहीं तक थी. ये मुल्ले, ये कटमुल्ले इस बचे हुए देश में भी लीगी मानसिकता से जिंदा है. गलत बात है, ये बहुत गलत बात है. अब्दुल कलाम कितने बड़े ऊंचे पद पर गए, अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, वो भी तो मुसलमान ही थे ना संगीत रागी जी, वो भी तो मुसलमान ही थे ना संगीत रागी जी. सेम ओल्ड अब्दुल कलाम भी तो मुसलमान थे यार. कोई मुसलमान अब्दुल कलाम या एसआर के जैसा ना भी हो, उनको इंडिया में हक है इक्वालिटी का. ये संविधान हक देता है.
Now, this Sangeet Ragi fellow is not new to primetime, and I don't know what is worse, the fact that he's a regular on news debates or that he was a professor of political science. He became HOD of Delhi University's Pol Science Department in 2021 and remained in the position till 2024. इन पे एक नेपो प्रोफेसर होने के भी एलिगेशंस लगाए लोगों ने कि आरएसएस के क्लोज हैं, इसलिए सीनियरिटी नजरअंदाज करके इनको HOD बना दिया गया. बट ठीक है, एक बार HOD बन गए तो बन गए. He could have focused on his job. Instead, he was found every night on prime time पेलोइंग जहरीला WhatsApp ज्ञान. Just think about it, यार. All of you hopefully have a real job. After full working days, working the whole day, would you have the energy to spend hours on TV discussing and shouting? Clearly, ये format वेले लोगों के लिए बनाया गया है. And that's the one thing at least you don't want from your professors. RSS वाले हों या लेफ्टी हों, वेले नहीं होने चाहिए कि हर शाम को पहुंच गए डिबेट करने. अरे ये कैसा ज्ञान बांट रहे हैं आप संगीत रागी साहब? कहाँ से लेते हैं ये जानकारी? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में जानकारी मिलती है क्या आपको? आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं. बोलिए तो सूरा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे हैं आप यहाँ पर? पढ़ दूं आपको आया, आपको सूरा और आयत नहीं, ये कहाँ पर लिखा है बताइए आप? कहाँ पर लिखा है ये? एक मिनट, सभी गैर मजहब के लोग काफिर होते हैं, कहाँ पर लिखा है? कौन सी यूनिवर्सिटी का ज्ञान है ये? Exactly. मतलब even Arnab called this guy out 4 years ago. Just be quiet. Mr. Ragi, I'll tell you something. Don't expect me to agree with you on this. Wait a minute, Mr. Tawseef No, don't Rahman. agree. I don't, but I'll tell Don't you agree. something. I'll tell you. don't Can you stop? agree. Can you stop? Don't Can you agree stop? with. Why are you speaking But can over you Why tell are you me about speaking what over me? Why are you Krishna said speaking so? over me? सेम चीज जो संगीत रागी चित्रा के शो में बोल रहे थे, वही उन्होंने अर्नब की डिबेट पे बोला था 4 years ago कि मुसलमान सारे गद्दार हैं, सारे मुसलमान देश की आजादी के लिए तो लड़े ही नहीं, वो सारे के सारे पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे. एंड अर्नब डिड नॉट टेक दैट लाइटली. You have every right to be a proud Hindu, but you have no right to insult all Muslims. Exactly, Arnab. You're not always right. You have no right to say Muslims. You can say Jinnah. You can say the Muslim Not League. Jinnah. No, 1 minute. Now I'm speaking. I'm speaking, and I will have my say. Hindu pride, which one must have, does not mean speaking untruths like you do, Mr. Ragi, with so much conviction. And please listen to me entirely. Go today after the program, Mr. Ragi, if you can, and do a little bit of research on how many Muslims were part of the Indian National Army. So you have no right to make a sweeping comment like that. Obviously, Ragi ji did no research, and for that he should have no respect, because he is repeating the same nonsense of Muslims गद्दार होते हैं even 4 years after Arnab scolded him. इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है. इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए. What did you say about Muslims before that? I said that the Muslims were fighting for Pakistan after 1924. They were not fighting for united India. So you get the sort of person this man is, but he still gets a free pass on Indian TV news channels night after night. रागी जी इतने कम्युनल हो जाते हैं कभी कभी कि अमन की नो आशा भी सेक्युलर लगता है उनके सामने. लेकिन असली सवाल ये है, अगर उनके रिकॉर्ड में इतने सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप स्टेटमेंट, जहरीले स्टेटमेंट्स हैं, तो फिर उनको न्यूज़ चैनल्स क्यों बुलाते हैं बार बार? अब तो ही इज नॉट इवन HOD ऑफ पॉलिटिकल साइंस है. तुम झूठे ना बोल रहे हो फिर. नेक्स्ट अप ऑन आवर नवरात्रि की थाली. देखिए, नवरात्र से पहले देश भर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर नारे पर देश भर में प्रदर्शन हुआ. कुछ जगह हिंसा हुई, कुछ जगह बवाल हुआ, कुछ जगह पत्थरबाजी हुई, कुछ जगह पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया. पहले पूरा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं. सबसे पहले बैनर्स लगाए गए 4 सितंबर को कानपुर में एट ईद ए मिलाद उन नबी प्रोसेशन. ये लाइट बोर्ड बैनर्स थे जिनमें लिखा था आई लव मोहम्मद. देन केम लोकल ऑपोजिशन. कुछ लोकल हिंदू ग्रुप्स ने इस बैनर पे ऑब्जेक्शन उठाया. उनका कहना था कि भाई ये तो नई परंपरा है और इसको अलाउ नहीं करना चाहिए, बिकॉज नई परंपरा डीजे म्यूजिक, डीजे म्यूजिक ये सिर्फ हिंदुओं को अलाउड है, सारी नई परंपराएं.
On 10th September an FIR was registered. पुलिस ने कंट्रोवर्सी के बाद FIR रजिस्टर की. FIR में सेक्शंस लगाए प्रमोटिंग एनिमिटी, पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग वगैरह वगैरह. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि FIR इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 5 दिन बाद रजिस्टर हुआ. The messaging seemed to be that I love Muhammad is somehow equal to disturbing peace. Please remember DJ music. ये तो शांति ही शांति स्प्रेड करता है. मतलब अगर कोई आई लव मोहम्मद लिख के बोर्ड लगाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? घटिया. Then came a very important clarification from the UP police. पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दिया. आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है. So much delay by the police for issuing simple clarifications. Meanwhile, now against the Kanpur FIR, several people in districts like Kaushambi, Pilibhit, Bareilly, Unnao and Kanpur protested. Police filed an FIR against them, arrested them, saying that they have no permission. And cut to Godis. In all of this, they found the big angle. सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो ऐसे विरोध प्रदर्शनों में नाबालिग बच्चों को लेकर आ रहे हैं और इनसे आपत्तिजनक धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं. और आप खुद सोचिए कि इन बच्चों के दिमाग में किस तरह का जहर भरा जा रहा है. प्रोटेस्ट अटेंड करना कितना नफरती है. छी छी, बच्चे भी थे. हो. None of them discussed the fundamental questions this entire incident raises. अगर किसी प्रोसेशन में आई लव मोहम्मद के बोर्ड्स हैं भी तो उसमें गलत क्या है? और अगर हिंदुओं को इस चीज़ से प्रॉब्लम है या सर्टन सेक्शन ऑफ हिंदू ग्रुप्स को इसमें प्रॉब्लम है तो पुलिस इस पे FIR क्यों फाइल कर रही है? और अगर FIR एक्चुअली लैक ऑफ परमिशन की वजह से फाइल की गई है तो पुलिस ने 5 दिन क्यों लगा दिया FIR फाइल करने में? कावड़ यात्रा में एक्चुअल वायलेंस होता है और कावड़ियों पे फूल बरसाए जाते हैं. यहाँ पे बस एक आई लव मोहम्मद बोर्ड पे इतना पुलिस एक्शन, इतनी कंट्रोवर्सी. नेक्स्ट अप इन बाय वन कम्युनल टॉपिक गेट वन फ्री का फेस्टिव ऑफर. वो एक तरीके से कुछ युवकों के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाता है. लव जिहाद का एक बड़ा अड्डा बन जाता है. उनको लगता है यहां पर लव जिहाद को पूरा किया जा सकता है. ये एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है जो कोई भी पहचान छिपाकर चला जाए. ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मां दुर्गा की आराधना करते हैं. विश्व हिंदू परिषद. सेम ओल्ड गरबा जिहाद, मीट बैन, अंडा मछली कौन क्या खा रहा है, मुसलमान गद्दार, जहर उगलो, TRP कमाओ, ले के प्रोटेस्ट में टूल किट है, कानपुर में भी टूल किट है. वो सब खत्म हो जाए तो बॉस को सलाम ठोको. मोदी जी को हैप्पी बर्थडे विश करने के बाद मोदी जी के करीबी मित्र से हम बातचीत करेंगे मोदी जी के बारे में. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हुए हैं. प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन था. हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन था 2 दिन पहले. साधारण तौर पर जब गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू होता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सीधे तौर पर कुछ कहने से अमूमन बचते हैं. ये इंटरव्यू जरा हटके है. अक्सर हम लोग बहुत जटिल और सख्त मुद्दों पर आपसे चर्चा करते हैं. मैंने तो वैसे आपको पहले बहुत बार इंटरव्यू किया है, मगर ये इंटरव्यू थोड़ा अलग है. शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे सफर को सबसे करीब से उन्होंने देखा है. हमेशा कहा जाता था कि प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो फिर रास्ता अमित शाह जी निकालेंगे. हमें लगा ये एक अच्छा मौका है उस जोड़ी के बारे में चर्चा करने के लिए, उस नजर के बारे में जानने के लिए जो कि गृह मंत्री अमित शाह की है अपने बॉस के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में. प्रधानमंत्री को आपसे अच्छा और कौन जानता है. मुझे लगा ये मौका अच्छा रहेगा कि थोड़ा मोदी की बात शाह के साथ. बताइए ना, मोदी जी इतने ग्रेट क्यों हैं? 80 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता. देश की इतनी पुरानी 80 साल की डेमोक्रेटिक लेगेसी में पहली बार ये हुआ है कि पीएम अपनी पार्टी की बैठक में से उठकर फ्रेश भी होने नहीं जाते. क्यों भाई? यार पीएम चले जाओ फ्रेश होने, उस पर क्या बड़ी बात है? और इसमें देश की डेमोक्रेसी की लेगेसी की बात क्या है यार? ये हमारी लेगेसी है कि पीएम मीटिंग से उठ के फ्रेश नहीं होने जाते. लाइक आई सेड, ट्रूली नॉन बायोलॉजिकल पीएम.
सफेद कपड़ा। The main crux of all these interviews was how Modi was so great in managing Corona, Indian economy वधिया ही वधिया, विश्वगुरु मोदी बल्ले बल्ले, मोदी जी कितने great हैं, you get the point. But what was most stunning was just how similar all questions were, or maybe it's not stunning at all now. Word to word, emotion to emotion. This wasn't like an interview, it was like parrots singing together. It was as if सबको एक ही script भेजा गया है. Let's not go there. Let's just see for yourself. पहली बार आप प्रधानमंत्री से कब मिले थे और क्या आजकल जेनजी भाषा यूज करती है सर BFF, ये बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ये कैसे आप लोग हुए? आप सबसे पहले मोदी जी से कब मिले? क्या चीज़ थी वो जिसने आपको उनकी ओर आकर्षित किया? काफ़ी लोग कहते हैं कि आप और मोदी जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इस जुगलबंदी का राज बताएं। प्रधानमंत्री मोदी को आप दोस्त मानते हैं, बॉस मानते हैं, आप बेस्ट फ्रेंड हो? हमारे कल्चर में बॉस और ऐसा सब नहीं होता है, सब साथी होते हैं। शाह जी, आपका फॉर्मूला फॉर सक्सेस क्या है? आप दोनों ही सफलता के चरम पर, कुछ फॉर्मूला होता है क्या? Amit Shah ji, why the acting? Why did you take 6 seconds to give the answer? Not like you didn't know it wasn't coming. ये टीवी वाले भाई, ये Back to the same questions across channels. इस देश में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स को अगर लिया जाए तो नेहरू जी, इंदिरा जी और मोदी जी का नाम है। मोदी जी को आप नेहरू और इंदिरा जी से कैसे कंपेयर करेंगे? इतने लंबे वक्त तक भारत पर राज करने वाले, शासन करने वाले या पावर में रहने वाले दो ही पीएम थे, एक पंडित नेहरू और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकियों का रिकॉर्ड पीछे जाता जा रहा है। जब इन दोनों प्रधानमंत्रियों की लेगेसी और उनके कार्यकाल को आप देखते हैं, इतिहास आपके हिसाब से कैसे इसको याद करेगा? प्रधानमंत्री मोदी को एक बहुत हार्ड टास्क मास्टर भी माना जाता है। विजन भी बड़ा है, एग्जीक्यूशन भी इतना बढ़िया है, तो टफ टास्क मास्टर भी रहे होंगे। आप लोगों को पिछले 11 सालों में कभी कभी टफ सिचुएशन से भी गुजरना पड़ा है। मोदी सरकार के 11 साल में आपकी नजर में और करीब से चूंकि आप काम कर रहे थे, सबसे चैलेंजिंग टाइम कब आया? क्या अमित शाह जी में और मोदी जी में डिसएग्रीमेंट होती है? कभी किसी बिंदु पर ऐसा हुआ कि पीएम की कुछ और सोच थी और आपकी कुछ और सोच थी? So, what did we learn? That in the grand Modi Shah universe, anchors are not interviewers, they are extras. The script is ready, the questions are recycled, and the journalism is reduced to ring-mastering a PR circus. And if you think TV News will someday surprise you with hard questions, bad news. This script is not changing anytime soon. But our script over at News Laundry, the one where we call out their circus, that'll continue with your support. Subscribe, pay to keep news free, and hard questions, you can surely expect that from News Laundry. Because the argument there is that the idea that the inner courtyard was contested was a result of also the Hindus committing illegal acts like desecration and asserting their rights and creating disturbances. What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened? What about the fundamental act of desecration? Former Judge Saab here is talking about Babar, in case it wasn't clear, who did the first act of desecration, aka destroying a temple to build the Babri Masjid. Why is this important? Because the Ayodhya judgment actually says that there's no clear explanation of any destruction of a temple to build the Babri Mosque. While the ASI report has found the existence of ruins of a pre-existing structure, the report does not provide A. the reason for the destruction of the pre-existing structure, B. whether the earlier structure was demolished for the purpose of construction of the mosque. Second, since the ASI report dates the underlying structure to the 12th century, there is a time gap of about 4 centuries between the dates of the underlying structure and the construction of the mosque. No evidence is available to explain what transpired in the course of the intervening period of nearly 4 centuries. In simple words, the Ayodhya judgment doesn't talk about the fundamental act of desecration of a temple to build a mosque. But this seems like something that was in the minds of those who gave the judgment. What does this mean for justice in India? Do watch this interview. He's been interviewed by a lot of people, but this one is truly worth your money. Subscribe to watch, and remember guys, pay to keep news free. Everything we do at News Laundry is thanks to you guys. You can support us and you can make sure we continue to do what we do. Scan this QR code in front of your screen.
99 rupees only में, only in 99 rupees you'll get a subscription for at least 2 weeks. उसमें आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हो और चंद्रचूड़ का इंटरव्यू देख सकते हो. सो सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री. अगर पैसे नहीं है तो 99 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, और अगर पैसे हैं तो यू कैन गो फॉर अ 6-month सब्सक्रिप्शन और इवन एन एनुअल सब्सक्रिप्शन. Whatever you do, please remember that is what will truly keep us going. Your subscription money is what makes sure that our dukaan remains abad.